हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अपकमिंग मेन लाइन आईपीओ के बारे में। अभी तो लगातार एसएमईज निकल के आ रहे थे, लेकिन अब मेन लाइन इश्यूज भी आने वाले हैं और जो आने वाला है वो कल से ही ओपन होने वाला है। नाम है दोस्तों डिवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम लिमिटेड आईपीओ। नाम डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट कंपनी का काम दोस्तों यहाँ पर बढ़िया होना चाहिए। नाम में कुछ नहीं रखा है, ये कहा भी गया है। सो डिवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम लिमिटेड अपना इशू लेकर आएगा। कल से यह इशू ओपन होगा और 3 तारीख तक ये ओपन रहेगा। दोस्तों बात करें कंपनी की तो करीबन 1964 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी का जो काम है वो है ऑटोमोटिव सेगमेंट से। जो कंपनी है वो बेसिकली ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाती है और बेसिकली इनका ईवीज के अंदर अपना एक बहुत बेहतरीन प्रेजेंस है। दोस्तों जो कंपनी है ये उन कंपनी में से एक है जो डेफिनेटली मार्केट में ज़्यादा नहीं है, बिकॉज फ्यू ऑटोमोटिव कंपोनेंट एंटिटीज इन इंडिया विथ कैपेसिटी टू डेवलप एंड प्रोवाइड सिस्टम लेवल ट्रांसफर केसेस, टॉर्क कपलर्स एंड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सॉल्यूशंस। तो ये ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा कंपनीज नहीं कर पाती है जो भी है। तो बेसिकली ये उनमें से एक कंपनी है जो इस प्रकार का काम करती है। डिवगी टॉक ट्रांसफर दोस्तों वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है जो सप्लाई करती है ट्रांसफर केस सिस्टम टू ऑटोमोटिव्स ओईएम्स इन इंडिया और लार्जेस्ट सप्लायर ट्रांसफर केस सिस्टम टू पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। सो बेसिकली जो कंपनी है वो, ये बात ध्यान रखिएगा, ये ओनली प्लेयर है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और एक्सपोर्ट के अंदर जो ट्रांसफर केसेस बनाते हैं ग्लोबल ओईएम्स के लिए फ्रॉम इंडिया, और ओनली मैन्युफैक्चरर है टॉर्क कपलर्स इन इंडिया के अंदर। अगर आप लोग नहीं जानते कि बेसिकली टॉर्क कपलर्स होता क्या है, बेसिकली दोस्तों ये जो इंजन में लगता है ये होता है टॉर्क कपलर्स। ये बेसिकली कंपनी जो है वो बनाती है और एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इस प्रकार का काम बेसिकली करती है। और याद रखिएगा ये कंपनी जो है वो आजकल की नहीं है, 1964 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। दोस्तों डिवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम लिमिटेड जो है वो सप्लाई करती है इसकी प्रोडक्ट्स अंडर अ वाइड रेंज विच इंक्लूड्स फर्स्ट टॉक ट्रांसफर सिस्टम, जिसके बारे में हमने बात करी। फिर दोस्तों सेकंड है कंपनी सिंक्रोनाइजर सिस्टम्स भी लाती है फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन एंड डीसीटी कंपोनेंट्स फॉर द अबव मेंशन प्रोडक्ट कैटेगरीज फॉर टॉक ट्रांसफर सिस्टम एंड सिंक्रोनाइजर सिस्टम्स इन मैनुअल ट्रांसमिशन। डीसीटी और ईवीज के अंदर बेसिकली कंपनी जो है वो सारे कंपोनेंट्स बनाती है, लगाती है। अलॉन्ग साइड उन्होंने और भी सारी चीज़ें डेवलप करी, जिसमें ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर ईवीज, डीसीटी सिस्टम, रेयर व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन, ये सब भी दोस्तों कंपनी ने बना लिए हैं। डिवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम जो है वो प्राइड लेता है बिकॉज बीइंग अमॉन्ग द फ्यू कंपनीज दैट सर्व एज बोथ सिस्टम लेवल सॉल्यूशन प्रोवाइडर और कंपोनेंट किट सप्लायर टू ग्लोबल ओईएम्स एंड टायर वन ट्रांसमिशन सिस्टम सप्लायर्स। तो अनडाउटेडली कंपनी का काम काफ़ी बेहतर दिखता है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी काफ़ी कम कंपनीज होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मोनोपोली जैसी है, तो अपने आप में देखिए वो कंपनीज बेहतर तो होती है। बिकॉज जहाँ पे मोनोपोली है वहाँ पे काम आपको पता ही है कि सारे अगर कुछ भी ऑर्डर्स मिलेंगे तो इनको ही मिलेंगे और ज़्यादा कम यहाँ पर प्लेयर्स नहीं है, तो ये भी अपने आप में बहुत बेहतर बात है। अब कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते तो ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा है कि वन ऑफ द वेरी फ्यू सप्लायर्स है इंडिया के अंदर जिसके पास कैपेबिलिटी है कि वो डेवलप और प्रोवाइड कर सके सिस्टम लेवल ट्रांसफर केस सिस्टम, जो भी आपको मैंने बताया। सेकंड क्या, कंपनी की स्ट्रॉन्ग और वेल एस्टेब्लिश रिलेशनशिप है सेवरल मार्की डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ओईएम्स इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें टाटा मोटर्स, एमएनएम और ऐसे कुछ बड़े यहाँ पे आपको सप्लायर्स देखने को मिलते हैं। थर्ड क्या, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो कैपेबल है हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स मीटिंग सिस्टम लेवल डिज़ाइन इंटेंट करने का। तो कंपनी के अगर आप ये तीन डेफिनेटली कंपनी की स्ट्रैटेजीज देखेंगे या फिर कई स्ट्रेंथ देखेंगे तो अपने आप में काफ़ी बेहतर है। अब डेफिनेटली बिजनेस है तो रिस्क तो होगा ही होगा। तो कुछ रिस्क में पहला रिस्क यही है कि जो बिजनेस है वो लार्जली डिपेंड करता है इनके 5 टॉप कस्टमर्स में। तो अगर कोई भी एक कस्टमर भी चला जाता है इनका, तो इनकी जो रेवेन्यू है उसके अंदर सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो परचेजेस है वो कस्टमर्स की तरह नहीं होगी, तो वो डेफिनेटली बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। दूसरी बात है कि कोई भी डिसरप्शन अगर सप्लाई चेन के अंदर होता है, जैसे कि अभी आपको पता ही है बीच में जैसे सेमीकंडक्टर्स की दिक्कत आ गई थी, राइट। तो वैसे अगर ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं और उसकी कोई अगर दिक्कत आ गई बेसिकली रॉ मटेरियल्स की, तो वो डेफिनेटली दिक्कत आ सकती है। और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है, क्योंकि इनकी खुद की लॉजिस्टिक सर्विसेज नहीं है, तो वो भी दोस्तों कंपनी के ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने में दिक्कत ला सकती है। थर्ड ये है कि इनएबिलिटी टू ऑपरेट एंड ग्रो द बिजनेस इन सर्टेन कंट्रीज दैट इट एक्सपोर्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स इन। यानी कुछ कंपनीज में कंपनी ने अपना काम चालू किया था, एक्सपोर्ट करना चालू किया था, बट वहाँ पर कंपनी जो है वो बिजनेस को इतनी ग्रोथ नहीं दिखा सकी, तो ये भी एक दिक्कत है।
चौथी बात क्या है कि कंपनी की कुछ वॉलेटिलिटी है, मतलब प्राइजेस के अंदर देखिए उतार चढ़ाव आपको लगातार देखने को मिलता है, रॉ मटेरियल्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, तो मार्जिन्स जो है वो डेफिनेटली कभी दिक्कत में आ सकते हैं अगर कुछ ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई। और पांचवा और आखिरी क्या है कि अगर कोई कस्टमर के द्वारा पेमेंट में डिले होता है या फिर कस्टमर के द्वारा पैसा टाइम पे नहीं आता है, तो ये अपने आप में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकती है कंपनी के लिए, अगर कोई कस्टमर इनका डिफॉल्ट भी चला गया तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो देखिए कंपनी ने 31 मार्च 2020 में करीबन 170 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था, जिसमें 28 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था। उस समय कंपनी के ऊपर 50 करोड़ की बोरोइंग थी, ये बात ध्यान रखिएगा। अगले साल दोस्तों कंपनी ने करीबन 195 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया, मुनाफा 38 करोड़ का हो गया, यानी रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, और बोरोइंग कंपनी की ओनली 26 लाख की रह गई। तो कंपनी ने बोरोइंग एक सर्टेन एक्सटेंट तक खत्म कर दिया, फिर कह सकते हैं बिल्कुल कंपनी के ऊपर डेट खत्म हो गई। फिर अगले साल दोस्तों कंपनी ने 240 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया, 46 करोड़ का मुनाफा किया, और जो कंपनी की बोरोइंग थी वो ऑलमोस्ट सिर्फ 12 लाख पहुंच गई। तो कंपनी लगातार दोस्तों अपने बोरोइंग्स को कम कर रही है, जो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अभी तक अगर हम बात करते हैं 30 सितंबर यानी कंपनी ने 2 तिमाही के अंदर करीबन 137 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट कर दिया है और 25 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा पोस्ट कर दिया है। 50 लाख की कंपनी के ऊपर अभी बोरोइंग है, बट अगर कंपनी इसी दर से चलती है तो इस साल कंपनी करीबन 52 करोड़ के आसपास का मुनाफा पोस्ट कर सकती है, 51 से 52 करोड़ का। बट अगेन ग्रोथ अगर आ गई तो वो उससे ज़्यादा, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली स्टडी है, लगातार दोस्तों हर क्वार्टर में कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। ज़रूर कंपनी क्योंकि 1964 से है तो कंपनी की फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा बड़े होने चाहिए थे, हज़ार करोड़ में, लेकिन ठीक है। ओवरऑल जो बात इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है। अब आईपीओ कब आने वाला है, तो उस आईपीओ से पहले कंपनी को पैसा क्यों चाहिए, बात भी ध्यान रखिएगा। कंपनी को कुछ अपने फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज है। अब अगर आईपीओ की बात करें तो 1 मार्च से 3 मार्च के बीच में ये इशू ओपन होगा, यानी कल से ये 3 तारीख तक। आज ध्यान रखिएगा इसका एंकर पोर्शन भी आने वाला है, तो एंकर इन्वेस्टर्स कितना पैसा लगाते हैं वो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 रुपये पर शेयर का दोस्तों इसका फेस वैल्यू है, 560 से 590 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, 560 से 590 रुपये का प्राइस बैंड है, तो आपको महंगा लग सकता है, लेकिन अभी आपके सामने और चीज़ें बताऊंगा। लॉट साइज 25 का है, इशू साइज करीबन 180 करोड़ का है, ये बात ध्यान रखिएगा। सॉरी 180 करोड़ का करीबन फ्रेश इशू है, कुछ ओएफएस भी है। बुक बिल टाइप का ये आईपीओ है जो बीएससी एनएससी पे लिस्ट होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये करीबन 35.16 की पी पे ट्रेड करता है, यानी जो कंपनी वैल्यूएशन मांग रही है वो 35 के पी की है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है समझना कि करीबन 35 की पी के। अगर मैं इंडस्ट्री पीयर्स की बात करता हूँ तो उस हिसाब से अगर आप सोना बीएलडब्ल्यू को देखेंगे तो वो 73 की पी पे ट्रेड करता है। कितने की? 73 की। प्रिसीजन वायर्स 41 की पी पे ट्रेड करता है। ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल 124 की पी पे ट्रेड करता है। सुंदरम फास्टनर्स 45 की पी पे ट्रेड करता है। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज 44 की पी पे ट्रेड करता है। और कंपनी कितने वैल्यूएशन पे मांग रही है? 35 टाइम्स की कंपनी जो है वो वैल्यूएशन मांग रही है। तो अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे ना तो कंपनी ने जगह रखी है इन्वेस्टर्स के लिए। यही दोस्तों आप कंपनी के आरएचपी में भी देख सकते हैं। अगर आरएचपी खोलेंगे तो मैंने आरएचपी में सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि कंपनी जो वैल्यूएशन मांग रही है क्या वो सही मांग रही है, तो मैंने इसलिए इंडस्ट्री पी ग्रुप की कंपनी ने भी बात करी है। तो अगर आप हाईएस्ट देखेंगे तो 124 की पी पे ट्रेड करती है कंपनीज, लोएस्ट 41 की पी पे, और एक एवरेज जो है वो करीबन 65.78 की पी है। तो ओवरऑल कंपनी जो वैल्यूएशन मांग रही है वो सही मांग रही है, यानी इस वैल्यूएशन पे वो कंपनीज बेसिकली ट्रेड करती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यूएशन कंपनी सही मांग रही है। मार्केट कैप दोस्तों इसी तरह से कंपनी का 1804 करोड़ का हो जाएगा। अब शेयर्स किस किस को ऑफर किए गए तो 75% क्यूआईबीस को, 15% एचएनआईस को और 10% रिटेल कैटेगरी को। कंपनी के दोस्तों प्रमोटर्स है जितेंद्र भास्कर दिवगी, हिरेंद्र भास्कर दिवगी और दिवगी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ये दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स है। एक और बड़ी बात क्या है, इन्फोसिस के को फाउंडर भी दोस्तों यहाँ पर कंपनी के अंदर शेयर रखते हैं, तो बेसिकली उनके द्वारा बैक्ड ये कंपनी आप कह सकते हैं। अब अगर और मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली आपको एक बिड लगाने के लिए, क्योंकि ये मेनलाइन इशू है, तो 14,750 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे टोटल। अगर आप चाहे तो रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो कम से कम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। करीबन 67% की होल्डिंग अभी दिवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स के प्रमोटर्स रखते हैं, तो ये होल्डिंग बेसिकली कम होना आपको देखने को मिलेगी। सो अब यही बात कि इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मेरा पर्सनल व्यू तो यही है कि कंपनी बढ़िया है, तो आप चाहे तो इसके अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको वेट करना है तो डेफिनेटली कंपनी का थोड़ा थोड़ा सब्सक्रिप्शन आने दीजिए, और फाइनल डे के दिन देख लीजिएगा कि किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है। करंट ग्रे मार्केट इसकी 60 रुपये के आसपास चल रही है, ज़्यादा ग्रे मार्केट एक्टिव नहीं है, ये बात भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट 60 रुपीज़ के आसपास कहा जा रहा है इसकी ग्रे मार्केट अभी चल रही है।
तो लगातार आपको चैनल पर वीडियो मिलता रहेगा और आपके सामने बता दूंगा, क्योंकि रोज सब्सक्रिप्शन हम बात करेंगे ही करेंगे, तो उसमें बता दूंगा कि मेरा फाइनल डिसीजन क्या है। अभी तो कंपनी फर्स्ट लुक में काफ़ी बढ़िया दिखती है, बिकॉज इसकी वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आती है। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, बाकी आप लोग का मानना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।